एक समय की बात है। एक बड़े शहर के व्यस्त बाजार में सड़क के मोड़ पर एक पानी पूरी वाला अपनी छोटी सी ठेली लगाता था। उसका नाम था भुरेश। लोग उसे प्यार से भुरू भैया कहकर बुलाते थे। भुरू की पानी पूरी स्वाद में इतनी लाजवाब थी कि एक बार जो खा ले वो रोज वहीं आने लगे। भुरेश के घर में उसकी पत्नी रमा और बेटा वीरू था। उसका सपना था कि वो अपने बीवी बच्चे को हर वो खुशी दे जो पैसे से खरीदी जा सके। उसकी ये इच्छा मन में कहीं दबी हुई थी। सोचता क्या, पानी पूरी बेचकर वो अपने और अपने घर के लोगों के सपने पूरे कर लेगा। उसने यूट्यूब पर कई कहानियां देखी, अखबार में कई ऐसे आर्टिकल पढ़े जिसमें किसी व्यक्ति ने छोटे काम से शुरू किया और आज वो एक अमीर हो गया। भूरू का भी सपना था कि वो अमीर बन जाए और उसकी भी कहानी अखबार और यूट्यूब पर आए। लेकिन भगवान उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए योग्यता भी होनी चाहिए। कुछ दिनों से उसकी कमाई और मुनाफे में इजाफा होने लगा। भुरू पहले भला इंसान था, नम्र, हंसमुख, मेहनती, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती कमाई से उसके मन में लालच बढ़ने लगा। हाल ही में उसके आसपास की दुकानों में खूब पैसे आने लगे, महंगी गाड़ियां खड़ी होने लगी। भुरू ये सब देखकर सोचता, मैं कब तक गरीब रहूंगा? दूसरों से कम क्यों कमाऊं? मैं भी तो अमीर बन सकता हूं। बस अब थोड़ा दिमाग लगाना होगा। लेकिन अगर सोच बड़ी है तो पैसा भी तो बड़ा होना चाहिए। क्या इस पानी पूरी को बेचकर वो कुछ बहुत बड़ा कर पाएगा? पहले वो शुद्ध सामग्री से पानी पूरी बेचता था, रोज ताजा पानी और मसाले रखता था। लेकिन जब उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ी तब उसने सोचा, ज्यादा खर्चा करके क्या फायदा? लोग तो समझेंगे नहीं। बस स्वाद चाहिए। बस फिर क्या, उसने सस्ती सामग्री, पुराने आलू और बासी पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हरे पानी के लिए सस्ता रंग मिलाने लगा, मीठे पानी में सस्ती और गंदी चीनी, और गोलगप्पे भी थोक में सस्ते लेकर कम तेल में तलकर बेचने लगा। उसकी कमाई बढ़ी, पर उसके मन की इंसानियत घटती चली गई। एक दिन एक गरीब बच्चे ने उसके ठेले के सामने आकर कहा, भैया, एक पानी पूरी दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। पहले का भुरेश प्यार से पानी पूरी गरीब बच्चों को यूं ही मुफ्त में खिला देता था। लेकिन अब वो कड़वी आवाज में बोला, पानी पूरी कोई मुफ्त की चीज नहीं। चल भाग यहां से। बच्चा उदास चेहरा लेकर चला गया। भुरेश के दिल में एक पल को चुभन हुई, पर उसने तुरंत पैसे गिनने में खुद को व्यस्त कर लिया। फिर एक दिन वीरू ने भुरेश से कहा, पापा, स्कूल में दिवाली मेला लगने वाला है। हमारी टीचर ने कहा है कि कोई अगर अपना स्टॉल लगाना चाहे तो लगा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप अपना पानी पूरी का स्टॉल लगाओ। हाँ जी, मुन्ना सही कह रहा है। स्कूल के स्टॉल में चीजें थोड़ी महंगी भी बेचोगे तो कमाई अच्छी होगी। और फिर आपकी पानीपुरी तो यहाँ वहाँ सब जगह मशहूर है। दिवाली मेले में भी मुझे उम्मीद है कि आपके नए पुराने ग्राहक सब आएंगे। आइडिया तो अच्छा है, पर ये नहीं पता ना कि कितने लोग आएंगे। कहीं ज्यादा आए और पानी पूरी कम पड़ गई तो? और कहीं मैंने ज्यादा बना ली और बिक्री नहीं हुई तो? पापा, टीचर कह रही थी कि कोई 1,000 टिकट बिकी है। 2 दिन चलने वाले मेले में कोई 2-3 हजार लोग तो आ ही जाएंगे। सोचिए ना, 2-3 हजार में 1500 लोगों ने भी पानीपुरी खाई तो एक ही दिन में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। भुरेश के मन में लालच तो पहले से ही भर चुका था, और अब इस लालच में कि दिवाली मेले में ज्यादा कमाई होगी, उसने पानी पूरी को थोक में बनाने का विचार किया। अब भुरेश वीरू के स्कूल के पानी पूरी के स्टॉल की तैयारी में जुट गया। उसने दूषित पानी, घटिया मिर्च मसाले, निम्न श्रेणी का तेल, घुन लगी हुई सूजी और आटे से पानी पूरी बनाई। चटनी के लिए भी फफूंद वाला गुड़ और टमाटर, हरी मिर्च भी खराब ही इस्तेमाल किए, और इस तरह उसने बना ली 1000 प्लेट पानी पूरी। फिर स्कूल में दिवाली मेले वाले दिन भुरेश ने अपना स्टॉल लगाया, बैनर लगाया, इस शहर के सबसे मशहूर पानी पूरी, एक बार जो खाएगा फिर 1000 बार खाएगा। दिवाली मेले में बहुत भीड़ थी। कई बच्चे अपने माता पिता के साथ थे, बड़ी कक्षा के छात्र अपने मित्रों के साथ थे, स्कूल के टीचर्स भी अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ दिवाली मेले में आए हुए थे।
भुरेश के स्टॉल में भीड़ लगने लगी। सभी लोग पानी पूरी का स्वाद चटाखे मार कर खा रहे थे। भुरेश ने रेट भी हाई कर रखे थे। जहां वो 30 की 8 पानी पूरी देता, तो वहीं 8 पीस के लिए उसने 50 रुपए कर दिए थे। लेकिन उसके पैसे बढ़ाने से कमाई और पानी पूरी की डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग आते रहे, खाते रहे, तारीफ करते रहे और भुरेश नोट बनाता रहा। पूरे मेले में उसकी पानी पूरी के चर्चे थे और बाकी स्टॉल्स पर तो मानो भीड़ थी ही नहीं। एक ही दिन में भुरेश ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। रात को जब नोट गिनने बैठा तो वो अपने सपनों की दुनिया में खो गया। सपनों में ही उसने नया मकान बनवाया, नए कपड़े खरीदे, अपने ठेली पर बिजली की झिलमिलाती लाइटें लगा दी, नई गाड़ी भी खरीद ली। रमा के लिए गहने, वीरू के लिए साइकिल, और इन सब ख्यालों में न जाने कब उसे नींद आ गई। दिवाली मेले का दूसरा दिन था। भुरेश ने उसी जगह अपनी पानी पूरी का स्टॉल लगाया। लोगों की भीड़ और बढ़ी हुई थी। पानी पूरी की लोकप्रियता कम नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे कुछ अप्रिय बातें मेले में फैलने लगी। उस मेले में विनीता नाम की गरीब विधवा भी आई थी। उसकी एकमात्र बेटी चंद्रा 8 साल की थी। मासूम, हंसमुख और पानी पूरी की बहुत शौकीन। विनीता ने मेहनत करके पैसे कमाए और जोड़े थे। मेले में वो अपनी बेटी से बोली, आज मेरी गुड़िया पानी पूरी खाएगी। चंद्रा खुशी से उछल पड़ी और भुरेश के स्टॉल पर आ गई। विनीता ने 30 रुपए देकर बेटी के लिए पानी पूरी ली। चंद्रा बड़े चाव से खाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसका पेट मरोड़ने लगा और वो चीखते हुए गिर पड़ी। विनीता घबराते हुए बोली, हाय, मेरी बच्ची को क्या हो गया? लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने ऑटो रोका और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया, फूड पॉइजनिंग है, बहुत जहरीला पानी गया है इसके शरीर में। विनीता रोते हुए बोली, ईश्वर, मेरी बच्ची को बचा लो। और उधर मेले में भी ये सिलसिला शुरू हो गया। किसी की तबीयत खराब हो गई तो किसी को उल्टियां होने लगी, किसी बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई, और तो और किसी को दस्त लग गए। एक के बाद एक थोड़ी ही देर में दिवाली मेले में लोग इसी तरह से दिखने लगे मानो जैसे ज़ॉम्बी हों। लोग पता नहीं लगा पाए कि इस सब का कारण क्या है, लेकिन अधिकांश को शक था, कहीं ये वो पानी पूरी वाला तो नहीं। चर्चा होने लगी कि जरूर ये सब भुरेश की स्टॉल की पानी पूरी की वजह से हो रहा है। और फिर ये बात स्कूल के प्रिंसिपल और मेले के आयोजकों के पास पहुंची। अरे भुरेश जी, क्या सुन रहा हूं मैं? लोग आपके मशहूर पानी पूरी खाकर बीमार हो गए? नहीं प्रिंसिपल साहब, यहाँ कोई मेरे अकेले का ही स्टॉल तो नहीं लगा, और भी तो स्टॉल लगे हैं ना। मैंने तो पानी पूरी और बाकी सब चीजें घर में ताजा ताजा ही बनाई थी। बाकी सब खाने वाले स्टॉल्स पर देखिए, जंक फूड, चाउमीन, बर्गर, बासी पैटीज बिक रही है। ये अफवाह किसी ने जलन के कारण फैलाई है। मैं कोई आज से तो नहीं बेच रहा ना पानी पूरी। जब आज तक शिकायत नहीं आई तो आज फिर कैसे? किसी का हाथ है मुझे बदनाम करने में। लोगों की बिगड़ती स्थिति को देखकर तुरंत वहां पर एम्बुलेंस बुलाई गई। स्कूल के बाहर मेडिकल कैंप लगा दिया गया। सब बच्चे उल्टी दस्त से परेशान थे। ये बात उड़ते उड़ते जिला अध्यक्ष तक पहुंची। उन्होंने तुरंत ही आदेश दिए कि सभी फूड स्टॉल्स से फूड सैंपल्स लिए जाएं और उन्हें लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। इस तरह लैब के लोगों ने सभी स्टॉल्स के फूड सैंपल्स लिए और उन सबको लैब टेस्ट के लिए ले गए। भुरेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो सोचने लगा कि कहीं उसकी पानी पूरी में खोट पकड़ी गई तो। उसने सोचा कि जल्दी से अपना स्टॉल लेकर वहां से भाग जाऊं, लेकिन दिवाली मेले को सील कर दिया गया था। 1 घंटे में ही फूड सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट आ गई और भुरेश को जिसका डर था वही हुआ। पानी पूरी में मिले हुए गंदे पानी, बासी मसाले, चटनी, सब में खोट निकली और सब के सब लैब टेस्ट में फेल हो गए। तुरंत वहां घोषणा हुई कि मेले को सील किया जा रहा है और कोई भी फूड स्टॉल ओनर वहां से जा नहीं सकता। प्रिंसिपल ने तुरंत फोन करके पुलिस को बुलाया। आइए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पानी पूरी वाला भुरेश है। उसने कुछ मिलावट और गंदा सामान मिलाया था और जिन लोगों ने उसकी पानी पूरी खाई उन सबको बहुत परेशानी हो रही है। क्यों भुरेश, ये चालाकी किस लिए? तेरी खाई हुई पानी पूरी से अब बच्चों का जीवन खतरे में है। क्यों किया तूने ऐसा? सब सच बता।
माई बाप, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने इतने बड़े दिवाली मेले में अच्छी कमाई के लालच में और कम पैसों में ज्यादा माल बनाने के चक्कर में पुराने मिर्च मसाले और तेल का इस्तेमाल किया। सच कहूं, अपने बच्चे की कसम, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया था। लालच बुरी बला है। तुम्हारा बेटा जो हमारे स्कूल में पढ़ता है, उसको क्या सीख दोगे तुम? क्या शिक्षा मिलेगी उसे तुमसे? पैसों के लालच में इतना गंदा काम करोगे? अगर किसी की जान चली गई तो जिंदगी भर के लिए जेल में। फिर सोचना कि क्या होगा तुम्हारे परिवार का। भुरेश, कमिश्नर के ऑर्डर है, दोषी के प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। ये रहा सबूत, लैब टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें साफ पता चलता है कि तुम्हारे पानी पूरी के सामान में खोट और मिलावट है। मुझे माफ कर दीजिए। अब जो भी कहना है जेल या अदालत में कहना। भुरेश का बेटा वीरू अपने पापा को पुलिस वैन में जाते देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। प्रिंसिपल ने वीरू को संभाला। बेटा, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। भीड़ में सब लोग फुसफुसा रहे थे। सबको डर लग रहा था कि जाने अब क्या होगा, कहीं उनको और उनके बच्चों को कुछ हो गया तो। भुरेश को कोर्ट में 3 महीने के लिए हिरासत में भेज दिया गया। जेल में भुरेश, जो इतने बड़े बड़े सपने देख रहा था कि ये खरीदेगा वो खरीदेगा, सब टूट गए। भुरेश जेल में बैठा पछता रहा था। उसके लालच की दीवार टूट चुकी थी। उसके सामने लोग और उनके बच्चों के चेहरे घूमने लगे जिन्होंने उसकी बनाई पानी पूरी खाई थी। कैसा इंसान बन गया था मैं, पैसे के लिए लोगों की जान से खेला। उसी रात उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, एक मौका दे दो मुझे, मैं सब सुधार दूंगा। भुरेश की पत्नी को लोग ताने मारने लगे। स्कूल में उसके बेटे को दूसरे बच्चे चिढ़ाने लगे। इस लालच की वजह से उसके पूरे परिवार को इतना कुछ सहना पड़ा। ये सब भुरेश ने कभी नहीं सोचा था। बड़ी मुश्किल से भुरेश की पत्नी रमा ने कहीं से उधारी लेकर भुरेश की जमानत करवाई। रिहा होने के बाद भुरेश का दिल पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसका सिर्फ यही सपना था कि वो ईमानदारी से कमाए और जिए। लालच की वजह से उसकी आंखों में पट्टी बंध गई थी। लेकिन जख्म धीरे धीरे ही भरते हैं। कुछ दिनों बाद भुरेश ने अपनी पानी पूरी की रेड़ी फिर से लगाई। रेड़ी पर लिखा था, शुद्ध पानी, ताज़ी सामग्री और साफ सफाई। अब वो हर दिन 10 गरीब बच्चों को मुफ्त पानी पूरी खिलाता था। ये सब देखकर लोग कहने लगे, अब भूरू भैया सचमुच अच्छे इंसान बन गए हैं। एक दिन विनीता चंद्रा को लेकर फिर से उसके ठेले पर आई। चंद्रा मुस्कुराते हुए बोली, भैया, अब आपकी पानी पूरी सुरक्षित है ना? अब मेरी पानीपुरी में सिर्फ प्यार है बिटिया। भरी आंखों से उसने चंद्रा के सिर पर हाथ रखा। भीड़ देखकर मुस्कुराई। लालच इंसान को नीचे गिरा देता है, पर पछतावा और सुधार उसे फिर से उठने का मौका देता है। रिद्धि और रीमा के पालक के पकोड़ों की दुकान थी। उनकी माँ आशा अपने घर के आंगन में ही पालक की खेती किया करती थी, लेकिन जब उनकी पालक की खेती से उगे हुए पालक यूं ही बेकार हुआ करते थे, तो रिद्धि और रीमा ने मिलकर उन पालक के पकोड़े बनाकर बेचने का सुझाव अपनी माँ के आगे रखा और उनकी माँ ने हामी भर दी। ऐसे ही एक दिन रिद्धि और रीमा अपने पालक के पकोड़े बेच रही होती है। पालक के पकोड़े ले लो, पालक के पकोड़े, हरी चटनी के साथ खाओ, लाल चटनी के साथ खाओ, स्वाद लेकर खाओ, पालक के पकोड़े। दीदी, तू कब से आवाज लगाने लगी है? समझ में नहीं आ रहा कि तू ग्राहकों को बुला रही है या भगा रही है। कोई भी ग्राहक तेरी आवाज सुनकर पालक के पकोड़े खाने के लिए नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तू तो बड़ी कोयल है ना, जो तू आवाज लगाएगी और ग्राहक आकर यहाँ पर लाइन लगा देंगे। इतना है तो खुद ग्राहकों को आवाज लगा कर देख, तब पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है आवाज लगाकर ग्राहक को यहाँ इकट्ठा करने में। अच्छा जी, तू चाहती है कि पकोड़े बनाऊंगी मैं और ग्राहकों को बुलाऊंगी भी मैं। देख, ये सारे पकोड़े मैं बनाती हूँ और तू तो सिर्फ पैसों का हिसाब और ग्राहकों को संभालने का काम करती है। मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी बात नहीं है। देख बहन, अगर हम अपने ठेले पर खड़े होकर लड़ाई करेंगे तो इससे हमारे ठेले पर नकारात्मकता बढ़ेगी। इसलिए जितनी भी लड़ाई करनी है वो घर जाकर कर लेंगे। अभी अपनी माँ के लिए हमें कुछ पैसे कमा कर लेकर जाने हैं। दोनों ही बहनें अपनी माँ का नाम बातों के बीच में आते ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों बहनें आपस में जितनी भी लड़ाई किया करती, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी।
अपनी माँ के लिए ही वो इतनी मेहनत कर रही थी। जैसे ही दोनों शाम को जाती है तो उनकी माँ उन्हें देखकर कहती है, आ गई तुम दोनों, अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए आ जाओ। मैंने टमाटर की चटनी और चावल बनाए हैं। पड़ोसन टमाटर देकर गई थी, उसके खेत में टमाटर ज्यादा हो गए थे तो सस्ते दामों पर बेच रही थी और मैंने उससे खरीद लिए। माँ, आज हमारे पालक के पकोड़े बच गए हैं। हम एक काम कर लेंगे, पालक के पकोड़े भी खा लेंगे और टमाटर की चटनी के साथ चावल भी खा लेंगे। आज तो खाने में बहुत मजा आने वाला है। छोटी तो जब देखो खाने के बारे में ही सोचती है। ये सोच कि मकान मालिक को किराया देना है अगले हफ्ते और इस बार तो हमारी ज्यादा कमाई भी नहीं हुई, तो फिर हम किराया कैसे देंगे। ये सब कुछ बाद में सोच लेंगे, लेकिन अभी जो पेट में चूहे कूद रहे हैं पहले उनका इलाज करना है, वरना बेकार में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब रिद्धि और रीमा अपनी माँ आशा के साथ में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो लोग घर आते हैं तो मकान मालिक उनके घर आकर बोलता है, तुम लोगों से मैंने कितनी बार बोला है कि या तो मुझे मेरा किराया समय पर दे दिया करो या फिर मेरा मकान खाली कर दो। मैंने यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं खोली है जहाँ तुम तीनों औरतें पड़ी हुई हैं। मालिक, सिर्फ एक हफ्ते का समय और दे दीजिए। आपका किराया लगभग जुड़ चुका है, बस उसमें थोड़े से पैसे कम हैं। या तो आप थोड़े पैसे ले जाइए और बाकी के पैसे हम अगले हफ्ते दे देंगे। मैंने तुम्हें ये मकान किराए पर दिया है, किश्तों पर नहीं, जो तुम मुझे अब किराया भी किश्तों पर दोगी। एक तो मेरे घर का पूरा आंगन भी तुमने घेर रखा है और वहां पर पालक के पत्तों की खेती की हुई है। ऊपर से अब तुम्हें मकान का किराया भी किश्तों में देना है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतना पैसा लेकर तुम लोग जाओगी कहाँ। हम जो भी कमाते हैं अपनी मेहनत का कमाते हैं। तुम देखने आ रहे हो क्या कि हमारी कमाई कितनी हो रही है? ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। रिद्धि का ऐसा जवाब सुनकर आशा उसे चुप करवाते हुए कहती है, रिद्धि, ये क्या तमीज है अपने बड़ों से बात करने की? वैसे भी वे हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तू उन्हें ही उल्टा सुना रही है। भाई साहब, इसे माफ कर दो, ये अभी बच्ची है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलती है। आपको अगले हफ्ते आपका किराया जरूर मिल जाएगा। बहन जी, बस तुम्हारा लिहाज करके एक हफ्ते का समय दे रहा हूँ, वरना जितना तुम्हारी छोटी बेटी में अकड़ है ना, मैं तो इसकी चोटी पकड़कर इसे घर से बाहर निकाल देता। मालिक ये बोलकर चला जाता है, जिसके बाद आशा अपनी दोनों बेटियों को प्यार से समझाते हुए कहती है, मेरी बच्चियों, हम किसी छोटी सी झोपड़ी या किसी आश्रम में शिफ्ट हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर ज्यादा दिन रह पाएंगे। अब तुम ही देखो हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर माँ, यहाँ हमें इतना बड़ा आंगन मिला है और वहाँ पर हम पालक भी उगाते हैं, जिस कारण हम अपने पालक के पत्तों के पकोड़ों का ठेला लगा पाते हैं। अगर हम सच में कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम ठेला कैसे लगा पाएंगे? रीमा की बात सुनकर आशा कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन एक औरत रिद्धि और रीमा के ठेले पर आती है और कहती है, सुनो बहन, तुम्हारे पालक के पत्तों के पकोड़े बहुत लजीज और स्वादिष्ट होते हैं। ये देखने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तुम शहर जाकर इन पालक के पकोड़े के बेचने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हें पता है वहाँ तो ये बहुत अच्छे बिकेंगे। गांव वालों को इसकी कदर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी इतनी हरियाली है, पर शहरी लोगों को इन सब की वैल्यू है। उन्हें इतना समय नहीं मिलता कि वो लोग खुद कुछ बना ले, इसलिए उन्हें जो मिलता है वो खा लेते हैं। अगर इस बीच तुम अपने पालक के पकोड़े बेचोगी तो शायद तुम्हारा काम भी अच्छा चलेगा और शहरी लोगों को अच्छा खाने को भी मिलेगा। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है बहन। अगर हम ये पकोड़े शहर जाकर बेचेंगे तो हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। पर दीदी, माँ हमें शहर जाने की कभी इजाजत नहीं देंगी। वो हमें इतनी दूर गांव में आकर ठेला लगाने देती है, यही बहुत बड़ी बात है। मेरा काम तो तुम लोगों को सलाह देना था, वो मैंने दे दिया। अब बाकी तुम्हें क्या करना है ये बात तुम दोनों जानो, और मेरे लिए 20 रुपए के पालक के पकोड़े पैक कर दो। वो औरत ये बोल पकोड़े लेकर चली जाती है, जिसके बाद कुछ सोचने पर रीमा ने कहा, रिद्धि, एक काम करते हैं, शहर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हम माँ को बिना बताए अपना ठेला लेकर शहर जाया करेंगे और पकोड़े बेचकर वापस गांव आ जाया करेंगे। इससे माँ को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पर क्या ये करना सही होगा? हमने आज तक माँ से कभी भी झूठ नहीं बोला है। अब हम माँ से झूठ बोलेंगे? सोचो, अगर उन्हें सच पता चल गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा।
बुरा तो उनको तब भी लगेगा जब मकान मालिक अगले हफ्ते आकर हमारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देगा, क्योंकि तू और मैं दोनों जानते हैं कि हमारे पास अभी मकान का किराया देने के पैसे नहीं हैं। शायद हम शहर में अपना ठेला लगाएंगे तो हमारा कुछ काम बन जाए। ठीक है, जब तू ये कोशिश करने को तैयार है तो मैं भी हार नहीं मानने वाली। कल से हम दोनों शहर जाकर अपने पालक के पकोड़ों को बेचेंगे और किसी को भी पता नहीं चलने देंगे। अब अगले दिन से रीमा और रिद्धि जल्दी जाकर अपना ठेला लगाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और शहर में उनके पालक के पकोड़े बहुत अच्छी तादाद में बिका करते थे। एक दिन जब वो देर से घर आती है तो उनकी माँ ने उनसे सवाल करते हुए कहा, क्या बात है बेटा, रीमा आजकल तुम दोनों बड़ी जल्दी ठेला लेकर चली जाती हो, रात को भी बहुत देर से आती हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। और माँ, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि हम जल्दी जाती है और देरी से आती है। हमारा तो काम भी बहुत अच्छा चल रहा है कुछ दिनों से। हमने एक नया ठेला लगाने की जगह देखी और वहाँ पर ठेला बहुत अच्छा चलता है, इसलिए ग्राहक देर तक आते रहते हैं, तो हम भी देर तक रुक जाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोगों का काम आखिरकार चलने लगा है। मुझे तुम जैसी प्यारी बेटियां मिली, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अब अगले दिन रिद्धि और रीमा धूप में अपना ठेला लेकर उसे खींचते हुए शहर जाते हैं और पालक के पकोड़े बेचने लगते हैं। वहाँ बहुत भीड़ लग जाती है, उनकी कमाई भी अच्छी होने लगती है कि तभी एक हाथ आगे आता है और कहता है, जरा मुझे भी 20 रुपए के पालक के पकोड़े तो देना रीमा और रिद्धि। रिद्धि नजरें नीचे झुकाकर पकोड़े बेच रही होती है। जैसे ही वो अपना नाम एक औरत के मुंह से सुनती है तो वो मुंह उठाकर ऊपर देखती है और कहती है, अरे माँ, आप, वो मैं और रीमा तो यहाँ पर। मुझसे कुछ भी छुपाने या झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले ही कुछ दिनों में शक हो गया था कि तुम अपने पालक के पकोड़े बेचने के लिए शहर आती हो, और आज जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तो देखा सच मेरे सामने है। मेरी बच्ची, तुम दोनों कितनी मेहनत करती हो। ये बात सुनने के बाद रीमा की आंखें भर आती है और वो कहती है, माँ, आपने भी तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमें पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ खड़े होकर अपना खुद का काम कर रहे हैं। आपने हमें आत्मनिर्भर बनाया। अगर हम आपके लिए और अपने परिवार के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। माँ, हमने शहर आकर पकोड़े बेचने की बात आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप हमारी बेकार में चिंता करती हो और इतनी दूर हमें पकोड़े बेचने के लिए जाने भी नहीं देती, और हम शहर भी शिफ्ट नहीं हो सकते थे क्योंकि आपको गांव अच्छा लगता है। ये बात सच है मेरी बच्ची कि मुझे गांव में रहना अच्छा लगता है, पर इतना भी अच्छा नहीं। उनसे ज्यादा तो मुझे तुम दोनों अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे लिए गांव क्या, अपनी जिंदगी भी छोड़ सकती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। हम ऐसे ही ठेला लेकर शहर में पकोड़े बेच लेंगे और इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जब भी दिक्कत होगी तो हम आपको खुद बता देंगे कि हमें शहर शिफ्ट होना है। लेकिन जितना हमारा गुजारा ऐसे ही चल रहा है, हम ऐसे ही चलाते हैं। आशा को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व होता है क्योंकि उसकी दोनों ही बेटियां बहुत मेहनती थी और किसी भी गलत रास्ते पर ना चलकर वो दोनों मेहनत का पैसा कमा रही थी। वो मकान मालिक का 2 महीने का किराया भी एडवांस दे देती है ताकि मकान मालिक की बोलती बंद हो जाए। धीरे धीरे वो अपने घर को थोड़ा पक्का बना लेते हैं और अपनी शादी के लिए भी पैसे खुद जमा कर लेते हैं ताकि आशा पर किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और इस तरह सब ठीक हो जाता है।